Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 881, क्वीन मेड्यूसा, काइलिन। श्वंत्यान संत्यान मेड्यूसा क्लैन का टेरिटरी है। श्श, हल्की हवा के नीचे गोल्डन डेजर्ट बहुत डैज़लिंग लग रहा था, लेकिन इस चमकदार सुनहरे डेजर्ट के अंदर हर जगह खतरे छुपे हुए थे। गोल्डन डेजर्ट के नीचे हॉल ऑफ मेड्यूसा। आज हमारी मेड्यूसा क्लैन की न्यू किंग की कोरोनेशन का दिन है। ये बात शेफू ने कही, जो अब मेड्यूसा क्लैन में बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन रखता है। मेड्यूसा क्लैन के 9 मेजर ट्राइब्स के बीच शेफू की प्रेस्टीज को पीक तक पहुंची हुई कहा जा सकता है। लेकिन न्यूडॉन की रेबेलियन के बाद अवेंजर्स ट्राइब हटा दी गई है और अब मेड्यूसा फैमिली में सिर्फ 8 मेजर ट्राइब्स ही बचे हैं। ओल्ड शेख, तुमने मेहनत की। पर्पल क्रिस्टल हॉल में मेड्यूसा एमेथिस्ट थ्रोन पर बैठी थी और उसकी खूबसूरत आंखें नीचे बैठे हुए स्ट्रॉन्ग लोगों पर फिरी। नीचे बैठे हुए थे मेड्यूसा फैमिली के 8 मेजर ट्राइब्स के लीडर्स। क्वीन जब से मेड्यूसा टेम्पल से लौटी हैं, तब से अपनी ब्रीदिंग को कंडीशन कर रही हैं। पता नहीं अब उनकी हालत कैसी है। साइड में ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने हल्का सा कहा। ब्लू एंड व्हाइट स्नेक किन त्यान के ग्रुप से सीरियसली इंजर्ड होने के बाद 9 स्टार डो डी लेवल तक गिर गया था और तब से उसने सारे पोजीशंस छोड़कर क्वीन मेड्यूसा के साथ शांति से रहना शुरू कर दिया था। और ये जो सो कॉल्ड क्वीन मेड्यूसा है, वो असल में काइलिन है। काइलिन सबसे ऊपर बैठी अपनी खूबसूरत आंखों से सबको देखा, फिर ठंडे अंदाज में बोली, हाँ, अब स्ट्रेंथ कंसोलिडेट हो चुकी है। अगर ब्रेक थ्रू चाहिए तो शायद काफी टाइम लगेगा। जैसे ही काइलिन की आवाज गूंजी, हवा में किलिंग इंटेंट फैल गया, जो क्लियरली नीचे बैठे पावरफुल लोगों पर टारगेट था। कितनी पावरफुल स्ट्रेंथ है। नीचे बैठे 8 ट्राइब्स के लीडर्स ने यह सुनकर अजीब नजरों से देखा। ओल्ड शेख, ये छोटी लड़की पता नहीं कहाँ से आई है। आइडेंटिटी भी अननोन है। हालांकि उसने हमारे मेड्यूसा टेम्पल की इनहेरिटेंस हासिल की है, लेकिन हमें उसके आगे सरेंडर करना थोड़ा। 8 ट्राइब्स के एक लीडर ने बोल दिया। ये बात स्नेक किंग ट्राइब के स्नेक किंग ने कही, जिसका स्ट्रेंथ 4 टर्न 9 स्टार डो एम्परर लेवल तक पहुंच चुका था। हे, ये स्नेक किंग अभी भी मान नहीं रहा है। साइड में मेलन ने कहा। चार्मलैंड 8 मेजर ट्राइब्स में से चार्म स्नेक ट्राइब की लीडर 8 स्टार डो डी परफेक्शन स्ट्रेंथ रखती है। स्नेक किंग, तुम्हारी क्या राय है? शेफू ने यह सुनकर हल्का सा सर झुकाया। जैसे ही स्नेक किंग को शेफू ने देखा, एक बहुत ही टायरानिकल सप्रेशन उस पर टूट पड़ी। हाफ इंसेन। स्नेक किंग को पता था शेफू हाफ इंसेन है, इसलिए मुश्किल से बोला, ओल्ड शेख, चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। इस वक्त काइलिन ने हल्का सा शेफू से कहा। किनियन, किन ई, तुम दोनों मेरा इंतजार करो। काइलिन ने अपने पर्पल थ्रोन के पीछे बैठे 2 छोटे बच्चों से नरम आवाज में कहा। सिस्टर काइलिन, केयरफुल रहना। किनियन और किनी ने चिंता से कहा। किनियन नेचुरली वो लड़की थी जिसके पास 3 फ्लावर आईज थीं, जो मेड्यूसा क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीं, जबकि किन ई मेड्यूसा क्लैन का प्राउड सन काइलिन की तरह ही स्काई स्वॉलोइंग एबिलिटी रखता था। 3 कलर स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड लाइन। ये पागल औरत मुझे देख रही है। स्नेक किंग ने काइलिन को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखकर दांत भींचकर कहा। काइलिन का फिगर बेहद इंचैंटिंग था और उस डेविल जैसी बॉडी के अंदर एक इनविजिबल किलिंग पावर छुपी थी। स्नेक किंग, क्या तुम्हें मुझसे कोई ऑब्जेक्शन है? काइलिन 8 ट्राइब्स के राउंड स्टोन टेबल के पास आकर धीरे से बोली। नहीं। इतनी क्लोज डिस्टेंस पर काइलिन की प्रेस्टीज से स्नेक किंग की हिम्मत टूट गई। मैंने मेड्यूसा टेम्पल में इनहेरिटेंस ली है और मैंने उस सीनियर से एक प्रॉमिस किया है, इसीलिए मुझे ये जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अगर मुझे इस पावर की ज़रूरत ना होती तो तुम जिंदा रहो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। काइलिन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सब 8 लीडर्स को देखते हुए कहा। इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता मेड्यूसा क्लैन मेरे आने से पहले कैसी थी। अब पूरी मेड्यूसा क्लैन की क्वीन होने के नाते तुम सबको बिना शर्त मेरी बात माननी होगी। काइलिन ने बकवास में टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा अपनी फाइटिंग इमॉर्टल आयरा और 10 कलर स्वॉलोविंग पाइथन आयरा रिलीज कर दी। पॉप। एक के बाद एक आवाज के साथ प्रेजेंट 8 लीडर्स तुरंत घुटनों पर गिरकर काइलिन को सल्यूट करने लगे। बीस्ट्स के बीच ब्लड लाइन और स्ट्रेंथ ही लोगों को झुकाने का सबसे बड़ा जरिया है। स्नेक किंग, समझ गए? अगले ही पल काइलिन ने बहुत टेरिफाइंग आयरा छोड़ी, सीधा स्नेक किंग पर प्रेशर डालते हुए।
8 चीफ्स में सिर्फ स्नेक किंग अपनी स्ट्रेंथ कर सबसे ज्यादा प्राउड था और काइलिन को पता था उससे कैसे डील करना है। फाइटिंग इमॉर्टल पावरफुल और इतनी प्योर ब्लड लाइन वाली 10 कलर्ड स्वॉलोइंग पाइथन। स्नेक किंग की सांसें तेज हो गईं। फिर उसने काइलिन को देखकर धीरे धीरे कहा, समझ गया। क्वीन मेड्यूसा काइलिन की स्ट्रेंथ के सामने 8 लीडर्स सिर्फ मान ही सकते थे। लेकिन फिक्र मत करो, जब मैंने मेड्यूसा फैमिली की किंग बनने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। तुम आठों फ्यूचर में कम से कम हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ तक पहुंच सकते हो, लेकिन फाइटिंग इमॉर्टल ब्रेक कर पाओगे या नहीं वो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा। अग्रीमेंट देखकर काइलिन वापस अपने एमेथिस्ट थ्रोन की तरफ चलते हुए बोली, हाफ इमॉर्टल। क्वीन मेड्यूसा की बात सुनकर आठों लोगों की आंखें चमक उठीं। मेड्यूसा क्लैन के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आज चाहे कई लीडर्स 8 स्टार या 9 स्टार डव एम्परर हों, लेकिन एक लेवल ब्रेक करने में भी शायद हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। क्वीन ने जो कहा है उसे फॉलो करने को हम तैयार हैं। क्वीन मेड्यूसा के बोलते ही 8 लोगों की आंखों में अलग अलग एक्सप्रेशंस चमक उठे। मेड्यूसा क्लैन को इस ब्लडी डेजर्ट में निकाले जाने का बड़ा रीजन ये था कि 8 ट्राइब्स इंडिपेंडेंट थे। अगर ये यूनाइट हो जाएं तो ज्वानिंग रॉयल फैमिली को हराकर अपने लिए बेटर जगह हासिल कर सकते हैं। और क्वीन मेड्यूसा जैसे डोजियान पावर हाउस को फॉलो करने से उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ये आठों लोग बेवकूफ नहीं थे, तुरंत फायदा समझ गए। अब जब डिसाइड हो गया है तो हमारी मेड्यूसा फैमिली को ठीक से रीऑर्गेनाइज करने का टाइम आ गया है। स्नेक किंग, मेरा ऑर्डर पास करो। क्लैन के अंदर जो भी अननोन या सस्पिशियस लोग हों उन्हें बिना दया के मार दिया जाए। क्वीन मेड्यूसा ने कहा और उससे एक अनमैचेबल सुप्रीम आयरा फूट पड़ी। जल्दी मत करो, अंदर की सफाई धीरे धीरे करो। नेक्स्ट स्टेप, पहले ये डिसाइड करते हैं कि ज्वानिंग रॉयल फैमिली ने हमारी मेड्यूसा फैमिली में बिना इजाज़त घुसने की हिम्मत की है तो हम कैसे जवाब देंगे। अगले ही पल क्वीन मेड्यूसा सीधा पर्पल क्रिस्टल थ्रोन पर बैठ गईं और इस वक्त काइलिन की आंखों में गुस्सा साफ दिखा। माय किंग शैंग मिंग, ज्वानिंग रॉयल फैमिली हद से ज्यादा एरोगेंट हो गई है, उन्हें अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। स्नेक किंग ये सुनकर बहुत खुश हो गया। स्नेक किंग को पहले से ही ज्वानिंग रॉयल फैमिली पसंद नहीं थी। अगर उनके पास स्ट्रेंथ होती तो मेड्यूसा क्लैन के कई ट्राइब्स पहले ही मिलकर अटैक कर चुके होते, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मुझे नहीं पता क्वीन, हमें क्या करना चाहिए? स्नेक किंग ने सबसे पहले पूछा। हालांकि मेड्यूसा की 9 बड़ी ट्राइब्स वैसे भी श्वानलिंग रॉयल फैमिली के स्ट्रॉन्ग फाइटिंग इमॉर्टल से डरते थे और एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब जब उनके पास क्वीन मेड्यूसा के कलर स्केल्स हैं तो उन्हें अब डर नहीं रहा। चाहे हम टॉप बैटल स्ट्रेंथ में श्वानलिंग रॉयल फैमिली के बराबर ही क्यों न हो गए हों, मुझे लगता है कि श्वानलिंग रॉयल फैमिली इतने सालों से स्वांतियन में टिककर खड़ी है तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। काइलिन ने हल्की ही भौएं सिकोड़कर कहा। कहते हैं श्वानलिंग रॉयल फैमिली का फाइटिंग इमॉर्टल करंट श्वानलिंग किंग का पिता है, यानी प्रीवियस श्वानलिंग किंग, और उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिड स्टेज में होनी चाहिए। इस वक्त शेफू ने कहा, अगर वो 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिड स्टेज में है तो मुझे उससे डील करने का पूरा कॉन्फिडेंस है, शायद मैं उसे मार भी सकती हूँ। काइतुन ने यह सुनकर धीरे से कहा, हे बिल्कुल। क्वीन ऑलरेडी परफेक्ट 1 स्टार दोहुशियान स्ट्रेंथ पर है, तो शुआनलिंग रॉयल फैमिली के दोहुशियान से डील करना कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे इतने सालों के ऑब्जर्वेशन से लगता है कि शुआनलिंग रॉयल फैमिली का कनेक्शन सिर्फ सोलोमन से ही नहीं बल्कि सोल क्लैन से भी है, शेठू ने धीरे से कहा। शेफू का एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा था। सोल क्लैन? काइलिन ने यह सुनते ही भौएं चढ़ा दी। ये नाम उसके लिए बहुत familiar था। बिल्कुल, वही बहुत ही स्पेशल रेस। इस रेस की पावर पूरे दो दी सीफांग कॉन्टिनेंट में फैली हुई है। हालांकि उनका बेस कैंप हमारे स्वानलिंग कॉन्टिनेंट में नहीं है, लेकिन यहाँ का इंचार्ज एक जेन्युइन दोहुशियान पावर हाउस है। उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के लेट स्टेज में होनी चाहिए। रही बात सोलोमन की, तो उनका स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान सेक्ट मास्टर है जो हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ का है, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं, शेफू ने कहा। हाफ इमॉर्टल कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर एक मिड स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल और एक लेट स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल साथ हो गए तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, काइलिन ने तुरंत सिचुएशन समझकर कहा। इसके अलावा श्वानलिंग रॉयल फैमिली के पास 3 आर्मीज भी हैं जिनकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। टाइगर टूथ आर्मी, वुल्फ ईगल आर्मी और ड्रैगन लविंग आर्मी। इनमें से हुया लीजन में ज़्यादातर लोग 5 स्टार 2D से ऊपर के पावर हाउसेज हैं और उनकी संख्या सैकड़ों में है।
वुल्फ ईगल लीजन में लोग हुया से कम हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर 6 स्टार 2D से ऊपर के हैं। रही बात ड्रैगन एडिक्शन लीजन की, तो उनमें सिर्फ 10 लोग हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ लगभग 8 स्टार 2 एम्परर लेवल के करीब है और कुछ 9 स्टार 2 एम्परर भी हैं, इसलिए इसे हल्का नहीं लेना चाहिए। साइड में खड़ी ब्लू एंड व्हाइट स्नेक ने भी कहा। अब मेड्यूसा की 8 मेजर ट्राइब्स की ओवरऑल पावर कैसी है? काइलिन ने पूछा। क्वीन को छोड़कर और शुआनलिंग रॉयल फैमिली के दोहुशियान को इग्नोर करे तो हमारी मेड्यूसा फैमिली के लिए उन्हें हराना बहुत आसान है। शेफू मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो तैयारी शुरू करो। जब सब रेडी हो जाएगा हम शुआनलिंग रॉयल फैमिली पर अटैक करेंगे। इस बार मैं शुआनलिंग रॉयल फैमिली को मेड्यूसा फैमिली की पावर दिखाऊंगी, काइलिन ने कहा। यस, बाकी 8 लीडर्स ने तुरंत जोश के साथ जवाब दिया। उन्हें पता था कि आज के बाद मेड्यूसा क्लैन शायद सुआनतियन के टॉप में खड़ा हो सकता है। सिस्टर काइलिन, क्या आप लड़ने जा रही हो? साइड में कियंगयान ने धीरे से पूछा। काइलिन उन दोनों लड़कियों को माँ की तरह ट्रीट करती थी, इसलिए वो उससे अलग होने से हिचकिचा रही थी। चिंता मत करा, दीदी ठीक रहेगी। तुम दोनों छोटे शैतान हो। तुम्हारी कल्टीवेशन बिल्कुल पीछे नहीं रहनी चाहिए, वरना जब मैं वापस आऊंगी तो तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी, काइलिन ने मुस्कुराकर कहा। दोनों बच्चे भी समझदार थे और सीधा ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के साथ प्रैक्टिस करने चले गए। अब हॉल में सिर्फ शेफू और काइलिन रह गए। ओल्ड शेख, तुमने बहुत मेहनत की है, काइलिन ने धीरे से कहा, जैसे कुछ सोच रही हो। मेहनत तो क्वीन ने की है, शेफू हल्का सा मुस्कुराया। शेफू की उम्र तक आते आते वो स्ट्रेंथ वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था, उसके लिए सिर्फ मेड्यूसा फैमिली को स्ट्रांग बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट था। ओल्ड निक, मुझे शुआनतियन संतियन में सोल क्लैन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्लूडिंग उसके इंचार्ज की खबर। मैं उससे मिलने वाली हूँ, काइलिन ने आखिर कह ही दिया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा लगता था कि शियाओ क्लैन का राज शायद सोल क्लैन से जुड़ा हुआ है। अभी शियाओयिन की स्ट्रेंथ रिलेटिवली वीक है। शियाओयिन के अंदर की मददगार होने के नाते उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसकी मदद करे। क्वीन, ये काम मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। शेफू थोड़ा हिचकिचाया। नई क्वीन होने के बावजूद वो उसे पूरा सपोर्ट देने को तैयार था। मैं अब चलता हूँ, क्वीन अच्छा रेस्ट करें। कुछ दिनों में मेड्यूसा फैमिली की पावर रेडी हो जाएगी, फिर शुआनलिंग रॉयल फैमिली से बदला लेने का वक्त आ जाएगा। शेफू ये कहकर धीरे से गायब हो गया। जब भी मैं कियंगयान के दोनों बच्चों को देखती हूँ मुझे श्याओ श्याओ की याद आ जाती है। पता नहीं वो छोटा सा बच्चा अब कैसा होगा। काइलिन के ठंडे चेहरे पर इस वक्त पानी जैसी नरमियत थी। शियाओयन, इस बार जब मेरी मेड्यूसा क्लैन की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी बर्निंग इंसेंस पविल की सेक्ट कंपटीशन भी खत्म हो जाएगी तो चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे थोड़ा घर की याद आ रही है, काइलिन ने आंखें बंद करके सिंहासन पर बैठते हुए कहा। बस ये नहीं पता कि पहले वाली टायरेनिकल मेड्यूसा क्वीन का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि शियाओयन के आसपास अब कितनी और औरतें हैं। काम कैसा चल रहा है? सुआनतियन संतियन के एक अनजान पहाड़ी इलाके में एक काफी पुराने घर में 2 फिगर्स धीरे से नजर आए। उनमें से एक अंधेरा और अजीब सा फिगर बोला, चीफ, शुआनलिम रॉयल फैमिली ने पता नहीं क्यों इस बार हमें बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। लगता है वो हमसे कोऑपरेट नहीं करना चाहते। ओह, शुआनलिंग रॉयल फैमिली को क्या हो गया? हमारे सोल क्लैन के साथ मिलकर हम सोल्स कलेक्ट करते हैं और वो रिसोर्सेज और फेम लेते हैं, हमेशा सब ठीक था। फिर ये शुआनलिंग रॉयल फैमिली? सोल क्लैन का इंचार्ज बोला। कहीं सोलोमन तो नहीं? दूसरे ने पूछा। इम्पॉसिबल। सेक्ट मास्टर सोलोमन की स्ट्रेंथ सिर्फ हाफ इमॉर्टल है। किंग शुआनलिंग और उसका पिता इतने बेवकूफ नहीं हैं, सोल क्लैन का इंचार्ज बोला। लगता है शुआनलिंग रॉयल फैमिली को हमसे भी स्ट्रांग कोई बैकर मिल गया है। इंटरेस्टिंग। तुम हेडक्वार्टर्स जाओ और एक इमॉर्टल वॉरियर भेजने को कहो। मुझे लगता है स्वान हंतियन में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कहकर सोल क्लैन का हेड धीरे से हंसा। यस। दूसरा फिगर तुरंत निकल पड़ा स्वानलिंग कॉन्टिनेंट के किनारे की तरफ। किंग शुआनलिंग और तुम्हारा पिता, तुम दोनों वाकई इंटरेस्टिंग हो, लेकिन हमारे सोल क्लैन को सिर्फ सोल पावर चाहिए। तुम स्ट्रांग बैकर बनने का सपना देखते रह जाओगे। इस बार हमारा सोल क्लैन पहाड़ पर बैठकर 2 बाघों की लड़ाई देखेगा और चुपके से सोल्स कलेक्ट करेगा। हा, ये कहकर सोल क्लैन का हेड अजीब सी हंसी हंसा और उसका ब्लैक रोब्ड फिगर कुछ धुंधला सा हो गया। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 883, पोस्टपोन्ड प्लान स्टार्ट। बर्निंग इंसेंस पेविलियन का हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस रूम। डैम, क्या तुमने नहीं कहा था कि प्लान रूइंस के साथ ही एग्जीक्यूट होगा? रूइंस खत्म हो गए, फिर भी हमने अभी तक एक्शन क्यों स्टार्ट नहीं किया? अगर ऐसे ही चलता रहा तो यांची को बचाना तो दूर की बात है, मुझे डर है वो लड़का खतरे में पड़ जाएगा। अर्थ टेम्पल के मास्टर लिंग मेंगशेंग ने काफी डिप्रेस्ड होकर कहा। लिंग मेंगशेंग, इस मैटर की इतनी जल्दी नहीं है।
ओरिजिनली हम सच में चाहते थे कि जब स्वैनलिंग रॉयल फैमिली रुइंस डाउ सूल के लिए दूसरे स्ट्रांग लोग भेजे तब हम अंदर घुस जाएं। लेकिन पेविलियन मास्टर से न्यूज़ आई है कि हमें शांत रहकर वेट करना है, शायद कुछ हुआ है। जू जिन ने धीरे से कहा। क्या हो सकता है? स्वैनलिंग रॉयल फैमिली के वो शैतान अगर रास्ता रोकें तो सीधा सबको मार दो, इतनी ट्रबल की क्या जरूरत है? लिंग मैंग शेंग की स्वैनलिंग रॉयल फैमिली के लिए नफरत बिल्कुल उस दुश्मनी जैसी थी जो पत्नी के कत्ल का बदला हो, कभी भूलने लायक नहीं। मैंगशेंग, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, लेकिन यांची को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए केयरलेस नहीं हो सकते। हमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, इसलिए फुल प्रिपरेशन जरूरी है। और सिंस पेविलियन मास्टर ने वेट करने को कहा है तो उनके पास जरूर कोई सॉल्यूशन होगा। जू लाओ ने फिर कहा। फेंटियान, वो आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। ये सुनकर लिंग मैंगशेंग थोड़ा शांत होकर बैठ गया और चुपचाप वेट करने लगा। रुइंस खत्म हो गए, पता नहीं शाओ यान और मू यिंगिंग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। साइड में मू जूजी ने धीरे से कहा, क्लियरली अपने दोनों डिसाइपल्स के लिए वरिड था। इस बार तुम्हारे ह्यूमन पैलेस से कुछ काफी जबरदस्त डिसाइपल्स आए हैं, साइड के बुढ़े ने हंसी के साथ कहा। ऑब्वियसली जब शाओ यान ने बर्निंग इंसेंस पेविलियन का कल्टीवेशन रिकॉर्ड तोड़ दिया और ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर हासिल किया, तभी से ये क्लियर था कि ये लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। हे, तुम हेवन पैलेस और अर्थ पैलेस वाले इतने सालों से एरोगेंट थे, अब फेंगशुई घूम गया है, अब हमारी बारी है। मू जूजी धीरे से मुस्कुराया। क्लियरली शाओ यान से बहुत सेटिस्फाइड था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि अपकमिंग सेक्ट कॉम्पिटिशन में वो चमकेगा। मुझे नहीं पता पेविलियन मास्टर अब कहाँ है? लिंग मैंग शेंग ने सबको हंसते बातें करते देखकर पूछा। लिंग मैंग शेंग की बात सुनते ही सब लोग डाउट के साथ जू जिन की तरफ देखने लगे। सबसे ऊपर वाली सीट क्लियरली छोड़ी गई थी, पता नहीं किसके लिए रिजर्व थी। जू जिन ने कुछ नहीं कहा, बस दूर तक देखते रहे जैसे किसी का वेट कर रहे हों। कुछ देर बाद डोर से एक फायरी रेड फिगर अचानक नजर आया। उस फायरी रेड फिगर की ऑरा बहुत ऑब्सक्योर थी लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल, सबको एक इल्यूसिव फीलिंग दे रही थी। पेविलियन मास्टर, आप वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। मैं न्यूज़ इन्वेस्टिगेट करने गया था। इस वक्त यहां जो लोग बैठे थे सब आउटस्टैंडिंग फिगर्स थे और सब यांची रेस्क्यू प्लान में शामिल थे। सब लोग आ गए, राइट? फेंटियान ने हल्का सा बैठकर चारों तरफ देखा। यहां मू जूजी, ह्यूमन पैलेस डेप्यूटी हेड, लिंग मैंगशेंग, अर्थ पैलेस डेप्यूटी हेड, क्लिंग लाओ, तियान पैलेस डेप्यूटी हेड, जू जिन और 2 साइलेंट हेवन अर्थ एल्डर्स, टोटल 7 लोग मौजूद थे। आखिरकार फेंशेंग पेविलियन का कोर बैकबोन का यही हिस्सा था। यांची को बचाना इंपॉर्टेंट था, लेकिन सेक्ट की सेफ्टी के लिए पूरी आर्मी को मूव नहीं किया जा सकता था। कुछ लोग काफी देर से स्वैनलिंग सिटी में वेट कर रहे हैं, बस हमारे पहुंचने का इंतजार है। मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्वैनलिंग रॉयल फैमिली का ड्रैगन लविंग लीजन गायब हो गया है। फेंटियान ने अपने फायरी रेड बालों के साथ इम्पेशेंट टोन में कहा। ड्रैगन लविंग लीजन गायब? इम्पॉसिबल। ड्रैगन लविंग लीजन का किंग टियान ऑलरेडी डाउडी पीक पावर हाउस है, कौन पूरी लीजन को चुपचाप खत्म कर सकता है? फेंटियान की बात सुनते ही लिंग मैंगशेंग सीधा खड़ा हो गया। ड्रैगन लविंग लीजन की स्ट्रेंथ सबको क्लियर थी। उनकी ओवरऑल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि शायद फेंटियान जैसा पावरफुल आदमी भी उन्हें एक पल में खत्म नहीं कर सकता। ड्रैगन लविंग लीजन गायब? सुनने में आया है कि ड्रैगन लविंग लीजन और किंग स्वैनलिंग के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं थे। क्लिंग लाओ ने तुरंत कहा। इसीलिए मेरी नज़र में ये ऑब्लिटरेशन जैसा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने स्वैनलिंग रॉयल फैमिली के सोल कार्ड्स भी चेक किए, उनके सोल कार्ड्स टूटे नहीं हैं। फेंटियान की इतनी कैजुअल बात सुनकर सब लोग शॉक हो गए। स्वैनलिंग रॉयल फैमिली के सोल कार्ड्स का स्टोरेज प्लेस कितना डेंजरस होगा ये सोचने की भी जरूरत नहीं, फिर भी फेंटियान वहां तक पहुंच गया। उसकी स्ट्रेंथ सच में टेरिफाइंग थी। मेरी करंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी 2 स्टार डाउसियान से ऊपर है, लेकिन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इस बार मैं सिर्फ 1 स्टार डाउसियान परफेक्शन लेवल ही यूज करूंगा। 1 स्टार डाउसियान परफेक्शन और 2 स्टार डाउसियान में जमीन आसमान का फर्क है। ड्रैगन लविंग लीजन की सडन डिसअपीयरेंस की वजह से हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, इसलिए प्लान की इंटीग्रिटी के लिए हमें प्लान पोस्टपोन करना पड़ा है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ड्रैगन लविंग लीजन को रुइंस भेजा गया था। शायद उनका गायब होना रुइंस से रिलेटेड हो, और रुइंस में सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती, इसलिए ड्रैगन लविंग लीजन शायद वहां उलझी हुई है। अगर ऐसा है तो स्वैनलिंग रॉयल फैमिली के पास ड्रैगन लविंग लीजन की ह्यूज पावर नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ड्रैगन लविंग लीजन की ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, अगर वो वहां होते तो प्लान में बड़ा चेंज आ सकता था। लेकिन अगर वो स्वैनलिंग रॉयल फैमिली के पास नहीं है तो फेंटियान और उसकी टीम के लिए ऑब्स्टिकल्स मिनिमम हो जाएंगे। चाहे ड्रैगन लविंग लीजन वहां ना हो, फिर भी हमें फुल प्रिपरेशन रखनी होगी। यांची को बचाना है, लेकिन तुम में से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? सब ने चुपचाप सर हिला दिया। सबको इस मिशन की सीरियसनेस पता थी। अब तुम लोग निकल सकते हो, चलो। सबसे पहले स्वैनलिंग सिटी चलते हैं, उनसे मिलते हैं, डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे।
फैन टियान के बोलते ही सब ने अपनी ऑरास छुपा लीं और तुरंत बिल्कुल आम लोगों जैसा डिस्गाइज कर लिया। उनकी अपीयरेंसेस भी काफ़ी बदल गईं। फैन टियान की बात गिरते ही 5 लोग चुपचाप फैनशेंग पेविलियन से निकलकर स्वानलिंग सिटी की तरफ बढ़ गए। लेकिन जूत जिन ने अपनी चतुर टेक्निक से फैनशेंग पेविलियन में कुछ एनर्जी क्लोन्स छोड़ दिए। क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यांची को स्वानलिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस के सबसे गहरे हिस्से में कैद किया गया है और हैवीली गार्डेड अंडरग्राउंड पैलेस में घुसने के लिए स्वानलिंग सिटी से एंट्री लेना जरूरी है। इसीलिए इतने लोगों ने यह प्लान बनाया और जैसे ही सब लोग रवाना हुए, इसका मतलब ये था कि वो जंग जो पूरे ख्वान संतियान को हिला सकती है, अब धीरे धीरे शुरू होने वाली है। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 884 शॉनलिंग सिटी इज मूविंग। फैन टियान और उसकी पार्टी चुपचाप फेंसियांग पवेलियन से निकलकर शॉनलिंग सिटी की तरफ बढ़ गई। स्ट्रेंज, फेंसियांग पवेलियन के उन बुढ़े लोगों की ऑरा रिसेंटली कभी वीक कभी स्ट्रांग लग रही है। वो लोग क्या कर रहे हैं? शॉनलिंग रॉयल फैमिली के अंदर किंग शॉनलिंग सिंहासन पर बैठकर धीरे से बोला, माय किंग, ड्रैगन लविंग लीजन के लोगों की लास्ट ऑरा शायद किसी बैरन लैंड में है। थोड़ी देर बाद वेंजी दरवाजा धकेलकर अंदर आया और किंग शॉनलिंग से बोला, लगता है किंतियान ऑर्डिनरी रहना नहीं चाहता। सोलोमन की रूइन से निकली स्लगिश ऑरा और ब्लड डीमन के ओरिजिन के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फाइटिंग स्पिरिट शायद किंतियान ने कैप्चर कर ली है। ये बुढ़ा इमॉर्टल फाइटिंग स्पिरिट वापस नहीं लाया, शायद खुद ही उसे डिवॉर करने का इरादा है। किंग शॉनलिंग ने गहरी नफरत के साथ कहा, वेंजी, वेस्टलैंड में लोग भेजो, उन्हें जरूर ढूंढना। फाइटिंग स्पिरिट किसी भी हाल में किंतियान अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर उसने सच में अब्जॉर्ब कर लिया तो चाहे वो मर भी जाए, उसे मेरे लिए उगलना पड़ेगा। किंग शॉनलिंग ने भयानक चेहरे के साथ कहा। जी, वेंजी ने जवाब दिया और तुरंत निकल गया। अंडरग्राउंड पैलेस में मेरा बेकार बाप आखिर कर क्या रहा है? इस वक्त किंग शॉनलिंग काफी डिप्रेस था। जब से उसके पिता ने एब्डिकेट करके सेज बनने का फैसला किया, तब से वो अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर को गार्ड कर रहे हैं। अंडरग्राउंड पैलेस का 7th फ्लोर सेंग यान यानी यान ची को सप्रेस कर रहा है। अगर हजारों सालों से वो लोग होली फ्लेम को डिवॉर करने का तरीका न ढूंढ रहे होते तो शायद होली फ्लेम कब का निगल लिया गया होता। और हमारा बेवकूफ शॉनलिंग रॉयल एंसेस्टर मेड्यूसा की पेट्रिफाइड प्यूपिल से सील हो चुका है। 6th फ्लोर पर फेरी बोधी ट्री की मदर है, 5th फ्लोर पर गोरफील्ड बेस कैंप और 4th फ्लोर पर लिंग मेंगसिंग की लवर शॉन मुकिंग। किंग शॉनलिंग धीरे से बोलता रहा। इस वक्त अंडरग्राउंड पैलेस के 4th फ्लोर पर एक शैडो बंधी हुई थी। वो शैडो बेजान सी थी, लेकिन अगर लिंग मेंगशिंग यहां होता तो तुरंत पहचान लेता ये उसकी वो पत्नी थी जिसे वो दिन रात याद करता है। अंडरग्राउंड पैलेस के 5th फ्लोर पर जगह बिल्कुल एयरटाइट थी, लेकिन अंदर की ऑरा बहुत ईविल थी। बहुत से फिगर्स डीप स्लीप में थे और कई पावरफुल ब्लड डीमंस भी मौजूद थे। 6th फ्लोर पर फेरी बोधी ट्री की मदर को स्टोर किया गया था। 7th फ्लोर पर किंग शॉनलिंग के पिता के अलावा घोस्ट वर्ल्ड का एक पावरफुल घोस्ट इमॉर्टल भी मौजूद था। इस घोस्ट इमॉर्टल की एग्जिस्टेंस एल्डर जॉन ने इतनी अच्छी तरह छुपाई हुई थी कि किंग शॉनलिंग को भी इसका पता नहीं था। है ओल्ड मैन ज्वान, ये होली फ्लेम काफी ट्रबलसम है, पता नहीं तुम इसे कैसे हैंडल करोगे, घोस्ट इमॉर्टल ने कहा। इस बात का मेरे पास तरीका है, तुम बस यहां कुछ वक्त तक रुको, रिवॉर्ड मैं तुम्हें जरूर दूंगा, एल्डर ज्वान ने शांत चेहरे के साथ कहा। हमारे 3 घोस्ट इमॉर्टल्स में से 2 ऑलरेडी तुम्हारे जॉन संत्यान पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, घोस्ट इमॉर्टल ने अंधेरी आवाज में कहा। एल्डर जॉन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन क्लियरली उससे ज्यादा परवाह नहीं थी। अगली ही पल उसकी नजर यांची को सील करने वाली चेन्स पर टिक गई। इतने सालों से गार्ड करने के बाद भी होली फ्लेम को डिवॉर करने का कोई तरीका नहीं मिला। शायद सिर्फ किंग शॉनलिंग की मेथड स्वॉलोइंग पाइथन के कोल्ड ब्लड की पावर से होली फ्लेम को वीकन करके ही काम करे। थोड़ी देर बाद उसकी नजर अंधेरे में डूबी एक सिल्वर स्टैचू पर जाकर लुक गई। स्टैचू पर मॉस जमा हुआ था, लेकिन उसकी टेरिफाइंग प्रेजेंस छुप नहीं रही थी। अपने पीक पीरियड में ये भी एक सुपर पावर रहा होगा। एल्डर ज्वान ने सिर हिलाया। उसका यहां गार्ड करने का असली रीजन था शॉनलिंग रॉयल एंसेस्टर और होली फ्लेम जो मेड्यूसा की पेट्रिफाइड प्यूपिल से सील हुए थे। इन दोनों की पावर, अगर इनमें से किसी एक को भी अब्जॉर्ब कर लूं तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन ये बोलते बोलते एल्डर ज्वान चुप हो गया और उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। उधर शॉनलिंग सिटी में भी किसी अननोन रीजन की वजह से हैवी सिक्योरिटी थी। मास्टर, शॉनलिंग सिटी के ऑक्शन हाउस के एक एलिगेंट गार्डन में पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में लिपटा एक आदमी सामने खड़ी औरत से बोला। वो औरत बिल्कुल स्टनिंग थी। उसके पतले कपड़े उसकी नर्म स्किन को बिल्कुल नहीं छुपा रहे थे।
औरत के लाल होठों ने हल्का सा हिलाकर कहा, बोलो। 3 ग्रेट घोस्ट इमॉर्टल्स में से एक डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल ऑलरेडी मूव कर चुका है, ब्लैक क्लोथ्ड आदमी ने रिस्पेक्टफुली कहा। क्या? डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल? ये कमीना एक्चुअली शेड्यूल से पहले ही आ गया, ब्लड रोज ने ठंडी नफरत के साथ कहा। घोस्ट वर्ल्ड में कई स्ट्रांग लोग हैं, लेकिन ये तीनों घोस्ट इमॉर्टल्स मिलकर ज़ोन सन त्यान को डिवॉर करना चाहते हैं। जब तीनों ने अलायंस बनाया था तब डिसाइड हुआ था कि सेक्ट कंपटीशन के बाद ही अटैक होगा, क्योंकि सेक्ट कंपटीशन ज़्वान त्यान की स्ट्रेंथ को काफ़ी वीकन कर देता, जो उनके लिए बेनिफिशियल होता था। कैलिंग घोस्ट इमॉर्टल और डिग गिनर घोस्ट इमॉर्टल का क्या हाल है? ब्लड रोज ने पूछा। दोनों अभी मूव नहीं कर रहे, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग मैन मोबिलाइज कर रहे हैं, ब्लैक क्लोथ्ड आदमी ने जवाब दिया। समझ गई, तुम जाओ, ब्लड रोज ने ठंडी आवाज में कहा और स्पाई को भेज दिया। डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल कभी इन फॉर्मेलिटीज की परवाह नहीं करता। उसका पहले ज़ॉन सन त्यान में घुसना शायद किसी दाओ सियान ह्यूमन पावरफुल पर्सन की मदद से हुआ है, वरना घोस्ट वर्ल्ड और ज़ॉन सन त्यान के बीच का सील इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। पता नहीं कौन से दाओ सियान पावरफुल पर्सन ने इतनी बड़ी प्राइज देकर डार्क नाइट घोस्ट्स को मूव करवाया, ब्लड रोज ने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा। मजाक और बढ़ने वाला है, ये कहकर ब्लड रोज धीरे से ऑक्शन हॉल से गायब हो गई। इसी वक्त ज़ॉन सन त्यान के बाहर घोस्ट वर्ल्ड। क्या वो डार्क नाइट वाला आदमी ज़ॉन सन त्यान में घुस गया? एक सुनसान कब्रिस्तान में एक टूमस्टोन के अंदर से टूम डिगर घोस्ट इमॉर्टल हैरानी से बोला, माय लॉर्ड, पता नहीं क्यों डार्क नाइट घोस्ट इमॉर्टल ने प्रॉमिस तोड़कर पहले ही ज़ॉन सन त्यान में घुस गया। टूम डिगर घोस्ट इमॉर्टल के पास खड़े डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने हेल्पलेस टोन में कहा। घोस्ट वर्ल्ड से ज़ॉन सन त्यान का एंट्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग सील से बंद है। अगर कोई पावरफुल ह्यूमन दाओ सियान मदद ना करता तो डार्क नाइट इतनी आसानी से नहीं जा पाता। क्याइंग पर नजर रखो, अगर वो कोई मूव करे तुरंत मुझे बताओ, टूम डिगर घोस्ट इमॉर्टल ने सोचकर कहा। सर, क्या हम भी ज़ॉन त्यान सन त्यान में घुसने की तैयारी करें? डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने पूछा। है नेचुरली, लेकिन हमसे ज़्यादा बेचैन लोग भी हैं, टूम डिगर घोस्ट इमॉर्टल ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। क्लियरली तीनों घोस्ट इमॉर्टल्स में से जो ज़ॉन सन त्यान के लिए सबसे ज़्यादा ऑब्सेस था वो क्याइंग घोस्ट इमॉर्टल था, और वैसा ही हुआ। क्याइंग घोस्ट इमॉर्टल ने सीधे अपने स्ट्रॉन्ग मैन भेजकर सील को पहले ही खोलने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन चाहे क्याइंग कितना भी बेचैन हो, सील का एंट्रेंस पावरफुल ह्यूमन एक्सपर्ट्स गार्ड कर रहे थे, इसलिए शॉर्ट टाइम में उसे खोलना मुमकिन नहीं था। Battle through the heavens, the god, the flame emperor. Episode 885. Enter the underground palace. स्क्वीक। इस वक्त स्वनलिंग सिटी के एक काफी शांत वुडन हाउस में कुछ फेमिलियर आवाजें धीरे धीरे यहां दिखाई दी। जूनियर अर्थ हॉल ज़ेंग ज़ेंग, सब सीनियर्स को प्रणाम। एक वेल प्रपोर्शन्ड आदमी ने धीरे से दरवाजा खोला, फिर वुडन हाउस में बैठे कई स्ट्रांग लोगों को देखकर तुरंत बोला, जहां मन करे बैठ जाओ, सब अपने ही लोग हैं, फॉर्मल मत हो। फैंतियन वुडन हाउस के बीच में बैठकर सीधा बोला। इस वक्त वुडन हाउस में हेवन और अर्थ के 2 एल्डर्स, अर्थ हॉल के मास्टर लिंग मेंगसेंग, हेवन हॉल के डेप्यूटी हेड किंग लाओ, ह्यूमन हॉल के डेप्यूटी हेड मो सुजी और साथ में फैंतियन और जूजिन, टोटल 7 लोग मौजूद थे। कैसा रहा? ज़ेंग ज़ेंग को हॉल से आते देखकर कई स्ट्रांग लोग तुरंत बोल पड़े। ये ज़ेंग ज़ेंग असल में वही आदमी है जो बर्निंग इंसेंस पवेलियन के स्वनलिंग इंपीरियल हाउस में घुसने की डिटेल्स लाया था। पवेलियन मास्टर, मेरी एबिलिटी से सिर्फ इतना पता चला है कि अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पर कम से कम 2 फाइटिंग इमॉर्टल्स हैं। एक अर्ली स्टेज 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल है जिसे स्वनलिंग रॉयल फैमिली ने हैवी प्राइस पर बुलाया है, और वो अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर को गार्ड करता है। लगता है 6th फ्लोर पर कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को लालच दे, इसीलिए स्वनलिंग रॉयल फैमिली ने फाइटिंग इमॉर्टल तक भेज दिया गार्ड के लिए। और 7th फ्लोर को करंट किंग स्वनलिंग के फादर एल्डर स्वन गार्ड कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रेंथ 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुकी है। ज़ेंग ज़ेंग ने सीरियस टोन में कहा, अगर अर्ली स्टेज और मिडिल स्टेज 1 स्टार दोशियन ही हैं तो मैं अकेला काफ़ी हूं, बस ये नहीं पता स्वनलिंग रॉयल फैमिली का सलोमन या किसी और फोर्स से क्या कनेक्शन है। फैंतियन ने सुनाकर धीरे से बोला, पता नहीं। स्वनलिंग रॉयल फैमिली का सलोमन के प्रति एटीट्यूड रिसेंटली काफ़ी बदल गया है, तो अब उनका सलोमन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे गेस के हिसाब से स्वनलिंग रॉयल फैमिली को सलोमन से भी ज़्यादा पावरफुल पार्टनर मिल गया है। ज़ेंग ज़ेंग ने सोचकर कहा, अंडरग्राउंड पैलेस के बाकी फोर्सेस का क्या? हेवन और अर्थ के 2 एल्डर्स ने पूछा। हमारी साइड से वीकेस्ट भी मू सुजी हैं, जिनकी स्ट्रेंथ 8 स्टार 2 एम्परर कंज्यूमेशन है। किंग लाओ भी रैंक 9 रेल्म में कदम रख चुके स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट हैं, हाफ इमॉर्टल का सामना कुछ देर तक कर सकते हैं। साथ ही जूजिन हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ के हैं और फैंतियन 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल स्ट्रेंथ के।
अंडरग्राउंड पैलेस का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो यानशी को रेस्क्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जेंग जेंग ने कहा। तो फिर चलते हैं, वहां पहुंचकर सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करेंगे। फैंतियन ने भी समझ लिया कि फेंगशियांग पवेलियन ने ऑलरेडी काफ़ी पावर भेज दी है। अगर स्वनलिंग रॉयल फैमिली का छोटा अंडरग्राउंड पैलेस भी न तोड़ पाए तो ये मजाक बन जाएगा। चलिए मैं रास्ता दिखाता हूँ। जेंग जेंग के बोलते ही फेंगशियांग पवेलियन के सब टॉप एक्सपर्ट्स ने हल्का सा सिर हिलाया। ये जेंग जेंग बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है, आखिर इसे फेंगशियांग पवेलियन के स्ट्रांग लोगों ने ही ट्रेन किया है और अब इसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार 2 एम्परर के इनिशियल स्टेज तक पहुंच चुकी है। जी। जेंग जेंग वुडन हाउस से निकला और तुरंत खुद को एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया, जबकि फैंतियन और उसकी टीम सिंपल डिस्गाइज के बाद बिल्कुल पहचान से बाहर हो गए। रुको, जेंग जेंग के साथ इतने लोगों को देखकर नेचुरली दूसरों को शक होना था। जब जेंग जेंग अंडरग्राउंड पैलेस के गेट पर पहुंचा, गार्ड ने तुरंत उसे रोका। फैंतियन जैसे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड सिर्फ 7 स्टार 2 एम्परर लेवल का है, लेकिन क्योंकि ये जगह स्वनलिंग रॉयल फैमिली के बहुत करीब है और अंडरग्राउंड पैलेस का एंट्रेंस भी है, हो सकता है कोई हिडन पावर हाउस हो, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। जनरल फेंग, क्या बात है, मेरे लोगों को भी रोकोगे? जेंग जेंग ने हंसकर कहा, लेकिन जब उसने जनरल फेंग बोला, उसकी आवाज़ जानबूझकर तेज हो गई। अरे लॉर्ड जेंग! जनरल फेंग ने सुनते ही तुरंत हंसी दिखाई, उसकी पहले वाली सख्ती तुरंत गायब हो गई। इसमें हैरानी नहीं थी, जनरल फेंग ज़्यादा से ज़्यादा स्वनलिंग रॉयल फैमिली का एक ठग ही था, लेकिन जेंग जेंग अलग था। यंग, टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग और किंग स्वनलिंग का फेवरेट। किंग की छोटी प्रिंसेस भी उसके काफ़ी करीब थी, इसलिए उसका फ्यूचर अनलिमिटेड था। जनरल फेंग 10 जन्म की हिम्मत जोड़कर भी उसे ऑफेंड नहीं कर सकता था। आज लॉर्ड जेंग यहाँ किस काम से आए हैं? जनरल फेंग ने पीछे खड़े इतने लोगों को देखकर पूछा। किंग के ऑर्डर पर अंडरग्राउंड पैलेस से कुछ लेने आया हूं, जेंग जेंग ने धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ जनरल फेंग सुन सके। इतनी चीज लेने के लिए इतने लोग? जनरल फेंग चौंक गया। लोगों की स्ट्रेंथ सरफेस पर नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसकी सालों की इंट्यूशन कह रही थी ये लोग सिंपल नहीं हैं। चीज थोड़ी बड़ी है, इसीलिए किंग ने कुछ लोग दिए उठाने के लिए। जेंग जेंग ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। लॉर्ड जेंग, स्वनलिंग सिटी रिसेंटली ट्रबल्ड सीजन में है, आप अकेले अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये लोग मैं अलाउ नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। जनरल फेंग ने दांत भींचकर कहा। जेंग जेंग को वो ऑफेंड नहीं कर सकता था, लेकिन अगर इन लोगों को बिना चेक किए अंदर जाने दिया और कुछ हो गया तो उसकी जिंदगी खत्म थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा, जेंग जेंग ने शांत रहकर कहा। ये लो। तुरंत जेंग जेंग ने अपने हाथ से एक गोल्डन टोकन निकाला। टोकन पर गोल्डन लाइट घूम रही थी और उस पर एक प्रोमिनेंट मिस्टीरियस कैरेक्टर चमक रहा था। टोकन देखते ही जनरल फेंग का चेहरा बदल गया। ये किंग स्वनलिंग का गोल्ड मेडल है। जनरल फेंग हद से ज्यादा शॉक हो गया। उन सब का काम ही किंग स्वनलिंग की सर्विस करना था, और किंग ने खुद कहा था जो इस टोकन को दिखाए उसे देखना मतलब किंग को देखना। है लॉर्ड जेंग, सब लोग प्लीज अंदर आइए। थोड़ी देर बाद जनरल फेंग मुस्कुराते हुए बोला। जब ग्रुप के पास किंग स्वनलिंग का टोकन है तो शक की कोई बात नहीं, उन्हें सीधा जाने दिया गया। जेंग जेंग सीधा सबको लेकर अंडरग्राउंड पैलेस में घुस गया, लेकिन जैसे ही सब अंदर जाने वाले थे, डिस्गाइज किए हुए फैंतियन ने अचानक एक अजीब सी हंसी छोड़ी। स्ट्रेंज, अभी जो टोकन चमका वो क्लियरली किंग स्वनलिंग का गोल्ड मेडल था, फिर भी कुछ अजीब लग रहा है। जनरल फेंग ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे पेट्रोल करने लगा, और फैंतियन और उसकी टीम सेफली अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर प्रवेश कर गई। बैटल थ्रू द हेवेंस द फ्लेम एम्परर एपिसोड 886 अंडरग्राउंड पैलेस का सेकेंड फ्लोर। वो अभी क्या था? जेंग जेंग ने फैंतियान और उसकी पार्टी को अंडरग्राउंड पैलेस में ले जाकर कहा, किंग स्वनलिंग के पास वाकई स्वनलिंग का गोल्ड मेडल है, लेकिन जेंग जेंग की स्टेटस के साथ किंग स्वनलिंग के लिए उसे देना बिल्कुल मुमकिन नहीं। आखिरकार स्वनलिंग का टोकन पूरे स्वनलिंग रॉयल फैमिली में बहुत ही खास मायने रखता है। मुझे किंग स्वनलिंग के बारे में कुछ डिटेल्स पता है, टेंशन मत लो। इस वक्त फैंतियान के 7 लोग अपनी नॉर्मल अपीयरेंस में लौट आए, और फैंतियान ने कहा। जेंग जेंग ने यह सुनते ही नेचुरली चैन की सांस ली। फैंतियान डो सियान की स्ट्रेंथ के साथ प्रोफाउंड स्पिरिट टोकन फॉर्ज किया गया था, इसलिए बाहर 7 स्टार 2 एम्परर स्ट्रेंथ वाला जनरल फेंग असली या नकली पहचान नहीं पाएगा। पेविलियन मास्टर, मैं सिर्फ आपको यहां तक हिला सकता हूं, आगे का रास्ता आपको खुद देखना होगा, जेंग जेंग ने सर हिलाकर कहा। ये नहीं कि जेंग जेंग पीछे हटना चाहता था, बल्कि काम पूरा होने से पहले उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो सकती। आखिर फेंगशियांग पेविलियन ने स्वनलिंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स को मनाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर फैंतियान और बाकी लोग फेल हो जाते हैं तो कम से कम एक रास्ता बचा रहे। ठीक है, वापस जाओ, फैंतियान ने सर हिलाकर कहा। शुभु शुभु, जेंग जेंग ने ज्यादा देर नहीं लगाई और तुरंत गायब हो गया। तुमने क्या महसूस किया? जेंग जेंग के गायब होते ही फैंतियान ने जूजिन से पूछा।
यहाँ के 7 लोगों में सिर्फ तुम और यूजिन पावरफुल हो, लेकिन स्ट्रेंथ छिपानी है, इसलिए जल्दबाजी में मूव नहीं कर सकते। थोड़ा अजीब है, यहाँ वाकई कुछ फायरी ऑरा है, हालांकि बहुत कमज़ोर है, लेकिन मैंने शाओयान की ऑरा भी महसूस की। एल्डर जू ने सर हिलाकर कहा और नीचे अंडरग्राउंड पैलेस के 2nd फ्लोर की तरफ देखा। शाओयान? मू जूजी ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी। क्लियरली उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाओयान यहाँ कैसे आया। शाओयान? फेंटियान को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। फेंशैंग पवेलियन का ये सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल उसके लिए हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है, चाहे फेंटियान कितना भी एरोगेंट क्यों ना हो। उनकी चिंता मत करो, दोनों के अपने प्लान्स होंगे, फेंटियान ने सोचकर कहा। लेकिन ये दोनों आज के फेंशैंग पवेलियन के बेस्ट सीड्स हैं, अगर कुछ हो गया तो? मू जूजी ने जल्दी से कहा। स्वनलिंग रॉयल पैलेस के अंडरग्राउंड का डेंजर मजाक नहीं है। टेंशन मत लो, अगर हवा और बारिश का सामना नहीं करोगे तो रेनबो कैसे देखोगे? फेंटियान हल्का सा मुस्कुराया। जब शाओयान अभी अभी सिक्लूजन से निकला था, उसके बारे में हर तरह की खबरें फेंटियान तक पहुंच चुकी थी। अगर वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है तो अंडरग्राउंड पैलेस के 2nd फ्लोर से नहीं डरेगा। लेकिन अगर बातें हवा में हैं तो फेंटियान की अप्रूवल जीतना बहुत मुश्किल होगा। चलो सीधा अंडरग्राउंड पैलेस के 3rd फ्लोर चलते हैं। साथ ही 3rd फ्लोर के एंट्रेंस पर रेस्ट्रिक्शन सेट कर दो ताकि ये लड़का आगे ना बढ़े। आखिर इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 2nd फ्लोर तक ही हैंडल कर पाएगी। अगर 3rd फ्लोर में घुसा तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, फेंटियान ने मुड़कर कहा। चलो। फेंटियान के बोलते ही 7 लोग लाइट बीम बनकर नीचे की तरफ बढ़ गए और कुछ दूर शाओयान और मू यिंगिंग की फिगर्स भी धीरे धीरे नजर आईं। गोलम। हल्का सा आवाज हुआ। स्पेस में एक वॉर्टेक्स दिखा और मू यिंगिंग और शाओयान की फिगर्स उसमें से सीधा निकलकर नीचे पत्थर पर गिरी। ये जगह क्या है? शाओयान का पहला रिएक्शन सवाल करना था। शाओयान को सिर्फ इतना याद था कि उसने उस जंगली जगह पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट सील की थी। सील कंप्लीट होते ही उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद मू यिंगिंग तुरंत आ गई। उसके आते ही एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स आई और एक मिस्टीरियस स्पेस वॉर्टेक्स ने दोनों को सीधा अंदर खींच लिया। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वो यहाँ थे। अगर लास्ट मोमेंट का वो मिस्टीरियस स्पेस वॉर्टेक्स ना होता तो शाओयान और मू यिंगिंग की हालत बहुत बुरी होती। आखिर शाओयान जानता था कि जो बुढ़ा लास्ट में आया था वो एक असली फाइटिंग इम्यून पावर हाउस था। फाइटिंग इम्यून? करंट शाओयान के लिए ये सीधा तबाही के बराबर है। यिंगिंग, तुम ठीक हो? शाओयान ने मू यिंगिंग को देखा जो उसके ऊपर पड़ी थी, उसे हल्का सा हिलाकर कहा। लाइसो। मू यिंगिंग बेहोशी में थी, लेकिन शाओयान की आवाज सुनकर हल्का सा होश में आई। वो लास्ट वाली पावर? वो मेरे भाई की थी, मू यिंगिंग ने आंखें खोलते ही बिना झिझक के कहा। जब फाइनल स्पेशल वॉर्टेक्स बना था तो मू यिंगिंग ने अपनी बॉडी के ब्लू होली फ्लेम से एक खुशी भरी आवाज सुनी थी। ऐसी रिएक्शन सिर्फ उसके भाई की ऑरा से ही होती है। तुम्हारा भाई? शाओयान ने यह सुनकर अंदर ही अंदर कहा। जब शाओयान ने फायर हार्ट हेवनली रॉक को कंप्लीटली डिवॉर किया था तो बर्निंग जजमेंट के फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद वो अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर तक पहुंच गया था। उस वक्त अगर उसके बॉडी पर मू यिंगिंग की ऑरा का ट्रेस ना होता और अंडरग्राउंड पैलेस के किसी ने उसे रेस्क्यू ना किया होता तो शायद वो 7th फ्लोर के गार्ड्स के हाथ गिर चुका होता। इसीलिए अब जब मू यिंगिंग इतनी श्योर है तो उसका भाई ऑलमोस्ट पक्का यानची ही है जो अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पर बंधा हुआ है। ये जगह स्वनलिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस में होनी चाहिए, अगले ही पल मू यिंगिंग ने कहा। उसकी बात सुनकर शाओयान ने आसपास देखा। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़ा स्पेस है। स्पेस चारों तरफ फैला हुआ है। ज्यादातर जगह सॉलिड रॉक से भरी हुई है। रॉक की टेक्सचर बहुत मजबूत है और वो दोनों एक क्लिफ पर खड़े हैं। जब शाओयान ने ऊपर देखा उसने पाया कि उनके पैरों से थोड़ी दूर डजन्स ऑफ स्टोन स्टेप्स हैं जो सीधा सबसे ऊपर तक जा रहे हैं। ऊपर क्या है शाओयान क्लियरली नहीं देख पाया क्योंकि व्यू ब्लॉक था, लेकिन अपनी सोल स्ट्रेंथ से उसे पता था कि स्टोन स्टेप्स के टॉप पर कुछ बहुत ही टेरिफाइंग चीज है। यहां लगता है ये लावा वर्ल्ड है। मू यिंगिंग थोड़ा संभल कर उठी, रॉक के एज तक गई और कहा, लावा वर्ल्ड? शाओयान ने तुरंत भौहें से कोड़ी और जल्दी से उसके पास गया। लेकिन जब शाओयान ने नीचे झांका उसके दिल में झटका सा लगा। क्या मोल्टन वर्ल्ड है? शाओयान खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी आंखों में जो दिख रहा था वो था उनके नीचे डजन्स ऑफ मीटर्स तक उबलता हुआ लावा। लावा के बबल्स लगातार फूट रहे थे। टेम्परेचर हद से ज्यादा हाई था। कुछ छोटे पत्थर जैसे ही लावा में गिरे तुरंत कुछ भी नहीं बचा, सीधा राख। पता नहीं ऊपर क्या है। शाओयान ने फिर स्टोन स्टेप्स के टॉप की तरफ घूर कर देखा। इसी वक्त शाओयान के बॉडी के अंदर कुछ चीज अचानक से खुशी से रिएक्ट करने लगी। यिन यांग मिस्टीरियस आयन मदर? शाओयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज इतनी खुश क्यों रही है, लेकिन वजह जरूर स्टोन स्टेप्स के टॉप वाली चीज से जुड़ी हुई है। भाई ऊपर जाकर देखते हैं, शाओयान ने मू यिंगिंग से कहा। आखिर यहाँ इन पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है और नीचे लावा है तो नेचुरली हमें स्टोन स्टेप्स पर ऊपर ही जाना होगा। चलो
इस वक्त मू यिंगिंग का पूरा ध्यान उसके भाई पर था, इसलिए उसने इन बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं लिया और सीधा कह दिया, ता। शाओयान और मू यिंगिंग स्टोन स्टेप्स पर चढ़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ बढ़े। 1 स्टेप 2 स्टेप। ये स्टोन स्टेयर्स शाओयान के सोचने जितने डेंजरस नहीं लगे और बिना किसी रुकावट के शाओयान और मू यिंगिंग सीधा टॉप तक पहुंच गए। जैसे ही वो टॉप पर पहुंचे, शाओयान और मू यिंगिंग दोनों एक पल के लिए स्टन रह गए, क्योंकि सामने का सीन देखकर दोनों शॉक हो गए। दोनों की नज़रों के सामने हंड्रेड्स ऑफ वेपन्स थे। इन वेपन्स में स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, ब्लेड्स, हैलबर्ड्स, एक्सेस, टॉमाहोक्स, हुक्स और फोक्स सब कुछ था। और शाओयान और मू यिंगिंग दोनों समझ गए कि इन वेपन्स के आसपास एक धुंधली सी विशियस ऑरा घूम रही थी। एक नज़र में ही पता चल रहा था कि ये सब किसी फेमस मास्टर के हाथों बने हैं। इधर उधर देखने पर पता चला कि इन बड़े मैजिकल वेपन्स के अलावा यहाँ वेपन फॉर्जिंग के कास्टिंग टेबल्स और कुछ स्पेशल टेम्परिंग टूल्स भी रखे हुए थे। क्या ये अंडरग्राउंड पैलेस का 2nd फ्लोर है? शाओयान ने हैरानी से कहा। यहाँ के कंप्लीट वेपन सेटअप को देखकर ये किसी ट्रेजर रूम जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक डेडिकेटेड वेपन फॉर्जिंग वर्कशॉप जैसा लग रहा था। हल्की सी आवाज के साथ एक मिडिल एज आदमी अचानक दोनों के ऊपर हवा में अपीयर हुआ और उसके मुंह के कोने से थकान भरी आवाज निकली। कौन है? तुम लोगों को पता नहीं कि जल्दी सोया जाता है? लोगों की लंच ब्रेक डिस्टर्ब कर रहे हो। वो मिडिल एज्ड आदमी थोड़ी नाराजगी के साथ उनकी तरफ आते हुए बोला। वो आदमी ब्लैकस्मिथ के कपड़ों में था, लेकिन उसकी मसल्स बहुत सॉलिड थीं और उसकी स्ट्रेंथ शाओयान को एक अजीब सी महसूसियत दे रही थी। मेरा यहाँ से बस गुजरने का इरादा था, शाओयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। बस गुजरने का? क्या मैं तुम पर यकीन करूं? बॉय, बेवकूफ़ मत बनो। अगर कुछ कहना है तो सीधा कहो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। आगे बढ़ते हुए उस फिगर ने हंसकर डांट दिया। लग रहा था कि सामने खड़े इस हैंडसम लड़के में मास्टर लू को एक अनफैदमेबल फीलिंग महसूस हो रही थी। जो आदमी सामने आया वही था श्वानत्यान का नंबर 1 स्मिथ मास्टर लू। डिग्निफाइड रैंक 5 9 स्टार 2D की स्ट्रेंथ और कास्टिंग मास्टर लेवल भी 9th लेवल, बस एक कदम दूर फेरी वेपन मास्टर से। सीनियर? शाओयान ने यह सुनकर मू यिंगिंग के साथ एक दूसरे को देखा। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर लू क्या सोच रहे हैं। ओ, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं एक फाउंड्री हूं, सब मुझे मास्टर लू कहते हैं। मास्टर लू? क्या आप वही मास्टर लू हैं जो श्वानत्यान के नंबर 1 कास्टिंग मास्टर के नाम से जाने जाते हैं? शाओयान ये सुनकर शॉक हो गया। मास्टर लू का नाम शाओयान ने कई बार जू लाओ से सुना था, इतना तक कि पावरफुल बानसियान जू लाओ भी मास्टर लू की तारीफ करता था। इससे ही उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगता है। वही बुढ़ा हूं मैं। मास्टर लू ने थोड़ी सी अपनी शान दिखाई, लेकिन शाओयान के सामने थोड़ा कंपोज रहा। आम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मास्टर लू श्वानलिंग सिटी में रहता है, एक ब्लैकस्मिथ शॉप चलाता है और वेपन कास्टिंग से जीवन चलाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वो ब्लैकस्मिथ शॉप सिर्फ एक कवर है। जो भी मास्टर लू से वेपन बनवाना चाहता है, उसकी स्काई हाई फीस एल्केमिस्ट से कम नहीं है और मटेरियल्स खुद लाने पड़ते हैं। ब्रोकन कॉपर और आयरन को तो मास्टर लू देखता तक नहीं। उसके शब्दों में ऐसे वेपन्स में सोल नहीं होती, इसलिए वो उन्हें बनाने के लायक नहीं समझता। बहुत कम लोग जानते हैं कि मास्टर लू का किंग श्वानलिंग के साथ कुछ कोऑपरेशन भी है। किंग श्वानलिंग मास्टर लू को रेयर वेपन मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। इसी वजह से मास्टर लू आज श्वानत्यान का नंबर 1 कास्टिंग मास्टर बना। बदले में मास्टर लू श्वानलिंग रॉयल फैमिली के कुछ आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स के लिए वेपन्स फॉर्ज करता है। ऑफकोर्स कंडीशन ये, किंग श्वानलिंग की अप्रूवल हो और उसके गोल्ड मेडल के साथ अंडरग्राउंड पैलेस के 2nd फ्लोर में एंट्री मिले। इसलिए मास्टर लू को समझ नहीं आ रहा था कि किंग श्वानलिंग ने इन 2 छोटे लोगों को क्यों भेजा, लेकिन अंडरग्राउंड पैलेस हेविली गार्डेड था। मास्टर लू जानता था कि उसकी 5th रैंक 9 स्टार 2D की स्ट्रेंथ से भी यहाँ घुसना आसान नहीं। इसलिए नेचुरली उसने सोचा शाओयान और मू यिंगिंग को किंग श्वानलिंग ने वेपन फॉर्ज करवाने भेजा है। बिल्कुल मास्टर लू, हम इस बार यहाँ वेपन फॉर्ज करवाने आए हैं। शाओयान की आंखें धीरे से घूमी, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। मू यिंगिंग शाओयान के पीछे थोड़ी हैरान हो गई। वो यहाँ उसके भाई की ऑरा के पीछे आई थी। उसका क्लियर प्लान था भाई को ढूंढना, वेपन फॉर्ज करवाना नहीं। जब मू यिंगिंग कंफ्यूज्ड होकर बोलने वाली थी, शाओयान ने अचानक उसका नरम हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यिंगिंग। ये कहकर शाओयान ने उसे आंखों से सिग्नल दिया। मू यिंगिंग शाओयान की सडन बिहेवियर से कंफ्यूज थी, लेकिन उसने सिर हिला दिया। शाओयान पर उनका पूरा भरोसा था। जैसा सोचा था,
किंग श्वानलिंग के साथ मेरा कोऑपरेशन है, लेकिन अगर स्क्रैप मेटल लाए हो तो वापस जाओ। आखिर ऐसी चीजें मेरा टाइम वेस्ट करती हैं, मास्टर लू ने नॉनशलेंट टोन में कहा, हालांकि उसका डाउट कुछ हद तक कंफर्म हो चुका था। श्वानलिंग रॉयल फैमिली के लोग अक्सर एरोगेंट होते हैं, लेकिन मास्टर लू ने महसूस किया कि सामने का ये लड़का लड़की वैसा घमंड नहीं रखते। इससे उसका एटीट्यूड उनके प्रति थोड़ा बेटर हो गया, लेकिन अपनी फाउंड्री मास्टर की शान के लिए उसने अपनी सीरियस टोन बनाए रखी। है ये सुनकर शाओयान धीरे से मुस्कुराया। किसने सोचा था कि वो इत्तेफाक से अंडरग्राउंड पैलेस के सेकंड फ्लोर पर आकर फिर से मास्टर लू से मिल जाएगा। जब शाओयान और मू यिंगिंग ने रुइन से यिन यांग मिस्टीरियल आयरन मदर पाई थी, तब शाओयान का प्लान था कि वो श्वानलिंग सिटी जाकर मास्टर लू से मू यिंगिंग की इमॉर्टल स्वॉर्ड को रिकास्ट करवाए। आखिर शाओयान पहले ही उस इमॉर्टल स्वॉर्ड की पावर देख चुका था, लेकिन कॉप्स फॉरेस्ट में सारी एनर्जी खत्म होने के बाद वो तलवार धीमी पड़ गई थी, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी वेपन की तरह। लेकिन अब यिन यांग मिस्टीरियल आयरन मदर के साथ शाओयान को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मास्टर लू के हाथों में ये इमॉर्टल स्वॉर्ड अपनी असली रोशनी जरूर दिखाएगी। मुझे नहीं पता सीनियर, अगर ये चीज फौज करने के लायक है। शाओयान ने बिना झिझक के अपनी रिंग से एक्सट्रीमली प्रेशियस यिन यांग मिस्टीरियल आयरन मदर निकाली और धीरे से मास्टर लू से कहा। लेकिन जैसे ही मास्टर लू ने शाओयान के हाथ में यिन यांग मिस्टीरियल आयरन मदर देखी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो बेइख्तियार बोल उठा, यिन यांग मिस्टीरियल आयरन मदर? इन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर? मास्टर लू की आलस भरी आंखें अचानक बहुत एनर्जेटिक हो गईं और उसकी नज़र सीधा शाओयान के हाथ की उस अजीब चीज पर टिक गई, बिल्कुल भी नहीं हटी। इस वक्त शाओयान के हाथ में इन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर ऑलरेडी फ्यूज्ड थी। हालांकि शाओयान को रीजन नहीं पता था, लेकिन सोचने पर यह कोई बुरी बात नहीं थी। डैम, ये सच में इन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये चीज नहीं देखी। मेरी किस्मत कमाल है। मास्टर लू ने ये देखते ही अपना फिगर फ्लैश किया और पल भर में शाओयान के पास आ गया। उसका मुंह लगातार हिल रहा था और वो खुशी में कुछ गालियां तक निकाल बैठा। कोई तरीका ही नहीं। मास्टर लू की क्राफ्ट्समैन वाली पहचान बिल्कुल एक प्राउड एल्केमिस्ट जैसी थी। जैसे ही वो प्रेशियस फोर्जिंग मटेरियल्स देखता, उसकी आंखें सोने की तरह चमक उठतीं और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। सीनियर मास्टर लू? शाओयान की आवाज सुनकर मास्टर लू ने जल्दी से झूठी सी छींक मारी, जैसे अपनी एक्साइटमेंट छुपा रहा हो। हाई लेवल मेडिसिनल पिल्स बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी बहुत प्रेशियस होते हैं, लेकिन जितना पावरफुल मैजिक वेपन होता है उतने ही रेयर मटेरियल्स चाहिए होते हैं। बाकी सब छोड़ो, सिर्फ शाओयान के हाथ में जो मुट्ठी भर इन यांग आयरन मदर थी, उसका सिर्फ उंगली जितना टुकड़ा भी मास्टर लू के हिसाब से कुछ ऑक्सिलरी मटेरियल्स जोड़कर एक इमॉर्टल लेवल वेपन बनाने के लिए काफ़ी था। इमॉर्टल लेवल वेपन्स, जिन पर फाइटिंग इमॉर्टल्स तक की नज़र होती है। और शाओयान के हाथ में जो इन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर थी, वो सिर्फ उंगली जितनी नहीं बल्कि पूरी मुट्ठी जितनी बड़ी थी। इतना बड़ा पीस शायद कई टॉप लेवल वेपन्स बनाने के लिए काफ़ी हो सकता था। हे, छोटे भाई का नाम क्या है? इस वक्त मास्टर लू ने मुस्कुराते हुए पूछा। आखिर शाओयान के हाथ की चीज ने उसका पूरा ध्यान खींच लिया था। यान शाओ। शाओयान का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों मू यिंगिंग जोर से हंस पड़ी। उसे भी शाओयान की नीयत समझ आ गई थी, इसलिए वो हंसी रोक नहीं पाई। लेकिन मास्टर लू का ध्यान पूरा शाओयान पर था, इसलिए उसने मू यिंगिंग पर ध्यान नहीं दिया। यान शाओ, क्या जबरदस्त नाम है। छोटे भाई, यहाँ वेपन बनवाने आए हो ना? पता नहीं कौन सा वेपन फॉर्ज करवाना चाहते हो। मैं ज़्वानत्यान का नंबर 1 कास्टिंग मास्टर हूँ। वेपन फॉर्जिंग में मुझसे बेहतर कोई नहीं। इतनी बड़ी इन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर से कम 3 इमॉर्टल लेवल वेपन्स बन सकते हैं। मास्टर लू ने एक सांस में इतना सब कह दिया और बेचैनी से जवाब का इंतजार करने लगा। जरूरत नहीं, यिंग यिंग वो चीज़ निकालो। शाओयान ने सिर हिला दिया। ये इन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर बहुत कीमती थी, लेकिन शाओयान के पास ऑलरेडी एंशिएंट इटर्नल फायर रूलर था। इस हैवी रूलर को वो काफ़ी अच्छे से यूज़ करता था। अगर वो वेपन बदलता तो शायद उसे आदत न पड़ती। इसलिए ये इन यांग ब्लैक आयरन मदर मू यिंगिंग की फेरी स्वॉर्ड को रिपेयर करने के लिए ही ठीक थी। आखिर उसके पास अभी प्रॉपर कॉम्बैट वेपन की कमी थी। मू यिंगिंग को पहले लगा था शाओयान इस मटेरियल से अपना हैवी रूलर अपग्रेड करेगा। उसने अपने भाई से सुना था कि पावरफुल वेपन में रेयर मटेरियल्स जोड़ने से वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो ब्रोकन स्वॉर्ड जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम दी थी। शाओयान ने समझा कि शायद मू यिंगिंग ने नहीं सुना, इसलिए दोबारा कहा। ओह, मू यिंगिंग ये सुनकर थोड़ी गर्म सी महसूस हुई। उसके बॉडी के अंदर जो होली फ्लेम स्पिरिट ने कहा था वो क्लियरली गलत साबित हो रहा था। लो, अगले पल मू यिंगिंग के पूरे शरीर से ब्लू लाइट चमकी और उसके हाथ में एक फायरी रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड अपीयर हो गई।
ये वही ब्रोकन इमॉर्टल स्वॉर्ड थी जो शाओयान ने इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट से पाई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस स्वॉर्ड की सारी पावर लगभग खत्म हो चुकी थी और बिना स्कैबर्ड के ये एक वेस्ट प्रोडक्ट जैसी लग रही थी। अच्छा माल है। शाओयान ने जैसे ही तलवार पकड़ी, उसे तुरंत उस फायरी रेड स्वॉर्ड से एक इनविजिबल फ्लेम फोर्स महसूस हुई। सीनियर मास्टर लू, जूनियर चाहता है कि इस इनयांग मिस्टीरियस आयरन मदर से इस स्वॉर्ड को रीकास्ट किया जाए। शाओयान ने वो ऑलमोस्ट वेस्ट जैसी इमॉर्टल स्वॉर्ड उठाकर मास्टर लू से कहा, ये स्वॉर्ड? बढ़िया तलवार। जैसे ही स्वॉर्ड शाओयान के हाथ में आई, मास्टर लू की नज़र उस पर जम गई और वो बोल उठा, सीनियर ऐसा क्यों कह रहे हैं? शाओयान हैरान हो गया। वो जानता था मास्टर लू की वेपन इनसाइट यूनिक है, लेकिन सिर्फ देखकर वेपन जज कर लेना ये नेक्स्ट लेवल था। तुम्हारी ये स्वॉर्ड इमॉर्टल वेपन्स में भी टॉप रैंक्स में आ सकती है, लेकिन डैमेज बहुत सीरियस है। मास्टर लू की आंखों में पहले रिग्रेट चमका, फिर तुरंत एक्साइटमेंट। हालांकि स्वॉर्ड हेवीली डैमेज्ड थी, लेकिन इस लड़के के पास इन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर थी। इतनी इन यांग ब्लैक आयरन मदर से इससे भी बेटर मैचिंग स्वॉर्ड बन सकती है। लेकिन अगर तुम्हारी बात के मुताबिक इसी स्वॉर्ड को बेस बनाकर ऑक्सिलरी मटेरियल्स और इन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर जोड़ी जाए तो इस वेपन की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। बॉय, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मास्टर लू तो शाओयान को गले लगाकर चूम लेना चाहता था। सीनियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शाओयान ने पूछा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इन यांग ब्लैक आयरन मदर रिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ 5th 9 स्टार डूडी है। तुम कुछ दिन यहाँ वेट करो, वेपन तुम्हें बिल्कुल ठीक करके मिल जाएगा। मास्टर लू बहुत खुशी से बोला। फिर पहले ही सीनियर्स का धन्यवाद। शाओयान धीरे से मुस्कुराया, लेकिन अगले पल उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि शाओयान को पता नहीं था ज़्वांतियान रॉयल फैमिली के लोगों के लिए वेपन बनाने पर मास्टर लू फील लेता है या नहीं। यान शाओ, सही है ना? वो मास्टर लू थोड़ा रुक रुक कर बोला। डैम, सब पुराने लोमड़ी हैं। शाओयान मन ही मन गाली गे बैठा। क्लियरली अब बारी रिवॉर्ड की थी। ज़्वांतियान के नंबर 1 स्मिथ होने के नाते मास्टर लू शायद बहुत बड़ी प्राइस मांगने वाला था। वैसे सीनियर मास्टर लू इस बार के बारे में। शाओयान कुछ कहने ही वाला था कि मास्टर लू ने सीधा बीच में रोक दिया। क्या तुम इन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर का थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे सकते हो? मास्टर लू ने बहुत सिंसियरिटी से कहा। क्या? शाओयान ये सुनकर शॉक हो गया। ये मास्टर लू क्या बोल रहा है? मुझे पता है, लॉजिक के हिसाब से मुझे तुम्हारे लिए फ्री में वेपन बनाना चाहिए, लेकिन ये इन यांग ब्लैक आयरन मदर बहुत रेयर है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या तुम थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे सकते हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ये स्वॉर्ड जरूर बनाऊंगा। इन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर के साथ ये वेपन किसी इमॉर्टल वेपन से ज्यादा पावरफुल होगा। मास्टर लू ने जल्दी जल्दी नेगोशिएटिंग टोन में कहा, जैसे डर हो कि शाओयान मना न कर दे। जब वेपन रिपेयर हो जाए, बाकी मटेरियल सीनियर्स फ्री में यूज कर सकते हैं। शाओयान हंस पड़ा। सक्सेस। मास्टर लू ने यह सुनते ही जोर से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक पागलपन की झलक चमक उठी। मुझे उम्मीद है ये बंदा पागल नहीं होगा। शाओयान ने मास्टर लू की आंखों में चमकती हुई दीवानगी देख ली थी और धीरे से बोल पड़ा। दो छोटे दोस्त, यहां बैठो। अगले कुछ दिन तुम दोनों बाहर मत जाना, परेशानी से बचोगे और शायद तुम मेरी फॉर्जिंग भी देख पाओगे। तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मास्टर लू में शाओयान और मू यिंगिंग को सीधा पास के स्टोन टेबल पर बैठने को कहा। ठीक है, सीनियर पर ही छोड़ते हैं। शाओयान और मू यिंगिंग कहीं जाना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वहीं बैठ गए। फिर शाओयान ने यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर और ब्रोकन फेरी स्वॉर्ड मास्टर लू को दे दी। सबके सब बेहतरीन खजाने हैं। मास्टर लू ने जैसे ही यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर और ब्रोकन फेरी स्वॉर्ड ली, उसने तुरंत बहुत संभाल कर उन्हें हाथों से छुआ। मास्टर लू के दिमाग में अपनी ही प्लानिंग चल रही थी। उसने कभी भी शाओयान और मू यिंगिंग की आइडेंटिटी पर शक नहीं किया। आखिर किंग स्वान लिंग ने खुद कहा था कि जो भी सेकंड फ्लोर ऑफ अंडरग्राउंड पैलेस में आए, उनके लिए बिना शर्त वेपन रिफाइन किया जा सकता है। जो लोग स्वान लिंग रॉयल फैमिली की अंडरग्राउंड पैलेस में घुस सकते हैं, उन्हें जरूर किंग स्वान लिंग की मंजूरी मिली होगी। और सबसे बड़ा रीजन जिसके लिए मास्टर लू ने शाओयान और मू यिंगिंग को रोका, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला था। अगर कोई गवाह ना हो तो मास्टर लू को बहुत अकेलापन महसूस होता। मास्टर लू पूरे स्वांत्यान संत्यान में एक ऐसा पावर हाउस था जो रैंक 5 9 स्टार 2D स्ट्रेंथ के साथ इमॉर्टल लेवल वेपन्स कास्ट कर सकता था। लेकिन ये ब्रोकन फेरी स्वॉर्ड खुद ऑलरेडी इमॉर्टल वेपन्स में काउंट होती थी, और अब यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर भी मिल गई थी। तो मास्टर लू का इरादा था एक आर्टिफिक्स स्पिरिट वाली इमॉर्टल स्वॉर्ड बनाने का। ये था युनलिंग। वेपन कास्टिंग और मेडिसिनल पिल रिफाइनिंग लगभग एक जैसे होते हैं,
लेकिन मास्टर लू की करंट स्ट्रेंथ के बावजूद उसने पहले कभी आर्टिफैक्ट स्पिरिट वाली इममॉर्टल वेपन सक्सेसफुली रिफाइन नहीं की थी। इममॉर्टल वेपन पावरफुल होती है, लेकिन उसमें आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो या ना हो, ये उसकी असली स्ट्रेंथ का बड़ा मेजर होता है। पहले मास्टर लू की स्ट्रेंथ और मटेरियल्स दोनों लिमिटेड थे, लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। यिन यांग ब्लैक आयरन मदर जैसा रेयर मटेरियल मिल गया था। मुझे उम्मीद है ये बंदा हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा, शाओ यान ने धीरे से कहा। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा आंखें बंद करके कल्टीवेशन शुरू कर दी। मू यिंगिंग ने शाओ यान को देखा, जो एक पल भी वेस्ट नहीं करता था। वो कुछ सोचती रही और उसे चुपचाप घूरती रही, बिना कुछ बोले। फायर उठाओ। इस वक्त मास्टर लू बकबक के मूड में नहीं था। उसने तुरंत येन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर प्रोसेस करना शुरू कर दिया, अपनी इममॉर्टल वेपन की प्रिपरेशन के लिए। बस एक बात उसने शाओ यान को नहीं बताई, ब्रोकन फेरी स्वॉर्ड रिपेयर करना उसके लिए बहुत आसान था। उसे येन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि शाओ यान ने खुद कहा था कि आयरन मदर ऐड करनी है, मास्टर लू नेचुरली खुश था। फायर। मास्टर लू की आवाज़ के साथ ही फॉर्जिंग प्लेटफॉर्म पर एक बहुत तेज फ्लेम ग्रुप ने यिन यांग मिस्टीरियस आयरन मदर को घेर लिया। ये फ्लेम्स होली फ्लेम्स या अबनॉर्मल फ्लेम्स जितनी पावरफुल नहीं थीं, लेकिन ऑर्डिनरी फ्लेम्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थीं। ब्रोकन फेरी स्वॉर्ड के मटेरियल्स बिल्कुल आम नहीं थे, लेकिन फ्लेम में जलने के बाद उनमें पिघलने के साइंस दिखने लगे, जबकि यिन यांग ब्लैक आयरन मदर पत्थर की तरह बिल्कुल स्टेबल रही। इसी वक्त जब सेकंड फ्लोर पर इतनी हलचल थी, फेंत्यान और उसकी टीम ऑलरेडी थर्ड फ्लोर में घुस चुकी थी। बैन लेआउट कैसा है? फेंत्यान ने पीछे रिस्ट्रिक्शन सेट कर रहे जू जिन से पूछा। हो गया, इस रिस्ट्रिक्शन के साथ शाओ यान और बाकी लोग बिल्कुल एंटर नहीं कर पाएंगे, एल्डर जू ने धीरे से कहा। सब लोग ध्यान से सुनो, इस बार का प्लान सिर्फ सक्सेसफुल हो सकता है, फेल होने की इजाजत नहीं। शायद ये हमारी लास्ट एक्शन हो, फेंत्यान ने गंभीर आवाज में कहा। जी, बाकी पावर हाउसेज ने भी समझ लिया कि ये मिशन मजाक नहीं है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले। अगर स्वान येंग रॉयल फैमिली के पास बैकअप या कोई मिस्टीरियस पावर हाउस निकला, तुरंत रिट्रीट करें। समझ गए? समझ गए, सबने एक साथ जवाब दिया। फेंसियांग पैविजन के ये लोग उनकी बैकबोन थे। अगर इनमें से कोई गिर गया तो उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और दूसरे सेक्ट्स उन्हें दबा देंगे। चलो। फेंत्यान ने सबको देखकर हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आवाज गिरते ही सब लोग सीधा थर्ड फ्लोर के लाइट कर्टन में घुस गए। ये अंडरग्राउंड पैलेस भी अजीब था। कोई डायरेक्ट पैसेज नहीं था, सिर्फ लेयर बाय लेयर ही एंटर किया जा सकता था। स्वान लिंग रॉयल फैमिली के लोग कैसे फ्रीली आते जाते हैं? शायद उनके पास अंडरग्राउंड पैलेस का सीक्रेट है, लेकिन फेंत्यान की टीम को मजबूरन लेयर बाय लेयर ही जाना पड़ रहा था। और अंडरग्राउंड पैलेस का हर फ्लोर एक इंडिपेंडेंट स्पेस जैसा लगता था। पता नहीं स्वान लिंग रॉयल फैमिली ने इस 7 स्टोरी पैलेस को बनाने में कितने रिसोर्सेज लगा दिए थे। थर्ड फ्लोर ऑफ अंडरग्राउंड पैलेस। यहाँ एक बेइंतहा ग्रासलैंड थी, हरा भरा, घना और देखते ही मन को शांत कर देने वाला। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये थर्ड फ्लोर है, लिंग मन सिंह ने टीम के आगे खड़े होकर ग्रीन ग्रासलैंड को देखते हुए बोला। कितनी अजीब स्पेस है। कहते हैं अंडरग्राउंड पैलेस के हर फ्लोर पर गार्डियन होता है, फिर इस एंडलेस ग्रासलैंड का गार्डियन कहाँ है? लिंग मन सिंह थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फेंत्यान और जू जिन के अलावा सबने सिर हिला दिया। उन्हें भी कुछ गलत नहीं लगा। पैविजन मास्टर, मैं जाऊं? जू लाओ ने मुड़कर फेंत्यान से पूछा। क्लियरली उसने ग्रासलैंड में छिपा हुआ स्ट्रांग प्रेजेंस महसूस कर लिया था। हाँ, फेंत्यान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ रिवील नहीं करनी थी, इसलिए सीधा परमिशन दे दी। जू लाओ ने चुपके से सिर हिलाया और अगले पल सबके सामने से गायब हो गया। कौन है? इस वक्त थर्ड फ्लोर का गार्डियन भी ग्रास में मूवमेंट महसूस करके गुस्से से चिल्लाया। थर्ड फ्लोर एक वाइड ग्रासलैंड था, लेकिन इस हरे भरे नज़ारे के अंदर गहरी किलिंग इंटेंट छिपी हुई थी। निकल आओ। अगले ही पल एक ठंडी और भयानक फीमेल वॉइस गूंजी। साथ ही ग्रीन ग्रास का एक टुकड़ा अचानक मिलने लगा और तुरंत एक मिडिल एज्ड वुमन में बदल गया। उस औरत का पूरा शरीर हरा था, हत्ता कि उसकी स्किन भी ग्रीन थी। तुम थर्ड फ्लोर की गार्डियन हो? जू लाओ ने हल्का सा भौं चढ़ाते हुए कहा। इस औरत की स्ट्रेंथ सिर्फ कंप्लीट 8 स्टार डोडी थी, जो उसे थोड़ी अजीब लगी। हम्फ, अंडरग्राउंड पैलेस में जब चाहो घुस जाओगे क्या? निकल जाओ, वरना मुझे बेरहम होने के लिए मजबूर मत करो, ग्रीन वुमेन ने थोड़ी सख्ती से कहा। उसे जू जिन को हराने का पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए उसकी आवाज में छिपी हुई सावधानी साफ दिख रही थी। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 890, 1000 फ्लावर्स बेरियल। एक मामूली 8 स्टार डाउ एम्परर जो कंप्लीट पावर हाउस है, मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत करता है? जू जिन अचानक हंस पड़ा।
उसके सामने जो व्यक्ति था वही अंडरग्राउंड पैलेस के 3rd फ्लोर का गार्डियन होना चाहिए। उसका पूरा शरीर हरा था, जो हरियाली भरे ग्रासलैंड के साथ मिल जाता था। अगर जूजिन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा ना होती तो उसे ढूंढना मुश्किल होता। हरा गार्डियन ने नेचुरली जूजिन की गहरी ताकत महसूस की, फिर ठंडी सांस भरी। उसकी फिगर गायब हो गई और वो पूरी तरह ग्रासलैंड में मिल गया। कहाँ भाग रहा है? जूजिन उसे ऐसा मौका देने वाला नहीं था। अगर वो भाग जाता तो स्वानलिंग रॉयल फैमिली के और भी स्ट्रांग मेंबर्स को अट्रैक्ट करना बहुत आसान होता, इसलिए वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। ये आदमी क्या कर रहा है? किंग स्वानलिंग? क्या ये प्रॉमिस नहीं था कि अंडरग्राउंड पैलेस में हमें कुछ नहीं होगा? फिर इस बार इतने सारे पावर हाउसेस क्यों घुस आए? हरा गार्डियन ग्रासलैंड के नीचे छुपकर तेज गति से मूव कर रहा था, लेकिन चाहे वो कितना भी हिले, जूजिन उसका पीछा करता रहा। इन लोगों की ऑरा उस आदमी जैसी लग रही है जिसने अंडरग्राउंड पैलेस के सबसे गहरे हिस्से वाले को सप्रेस किया था। क्या इनका पर्पस? थोड़ी देर बाद हरा गार्डियन धीरे से बोला, छोड़ो, टाइम किसी का वेट नहीं करता। जूजिन ने महसूस किया कि हरा गार्डियन तेज भाग रहा है, फिर उसने हल्की सी बात कही। थोड़ी देर बाद बिना झिझक उसने अपनी पाम उठाई और एक बकेट जैसा स्क्रॉल जो 9000 कोर इंस्क्रिप्शन से कवर्ड था, सीधा उसके हाथ में आ गया। जा। तुरंत जूजिन की फिगर फटकर गायब हो गई और अगले पल जब वो दिखाई दिया तो सीधा उस जगह पहुंच गया जहां हरा गार्डियन भाग रहा था। नॉट गुड। हरा गार्डियन भले ही 8 स्टार डाउ एम्परर कॉन्ज्यूमेशन की ताकत रखता था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जूजिन इतना भयानक होगा। जूजिन के अचानक गायब होने से वो ग्रास के नीचे थोड़ा स्लो हो गया और सीधा जूजिन से टकरा गया। सही तरह से कहें तो जूजिन की पाम पर जो बैटल फॉर्मेशन स्क्रॉल था वो सीधा उस जगह के नीचे शूट हो गया जहां हरा गार्डियन था। उस पल ग्रासलैंड पर लगभग 10 मीटर जमीन तुरंत फट गई। फिर एक चौंकाने वाला सीन जूजिन के सामने आया। अंदर सीधे रहो, हम इस बार तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, इसलिए तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, जूजिन धीरे से बोला। नीच। हरा गार्डियन अचानक बोला। इस वक्त पता नहीं किस पावर ने सीधा हरा गार्डियन को इम्प्रिजन कर लिया, और जो उसे बांध रहा था वो एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थी। हरा गार्डियन अब फॉर्मेशन के अंदर था और ये फॉर्मेशन उसके 8 स्टार डाउ एम्परर परफेक्ट स्ट्रेंथ को भी डर का एहसास करा रही थी। अगर जूजिन में किलिंग इंटेंट होता तो कोर इंस्क्रिप्शन एक्टिवेट होते ही एक अटैक फूट पड़ता और ये 8 स्टार डाउ एम्परर परफेक्शन लेवल गार्डियन तुरंत फॉर्मेशन में गिर जाता। तुम अंडरग्राउंड पैलेस में क्या कर रहे हो? अंडरग्राउंड पैलेस हम कुछ स्ट्रांग लोगों और किंग स्वानलिंग के बीच एक अग्रीमेंट है। वो हमें एक आइसोलेटेड जगह देता है और हम यहाँ रहते हैं, हरा गार्डियन ने थोड़ी उलझन से कहा। हम यहाँ सिर्फ किसी को ढूंढने आए हैं, तुम्हारे खिलाफ कोई बुरी नीयत नहीं है, लेकिन तुमने गलती की है। किंग स्वानलिंग सिर्फ तुम्हें दुनिया से अलग जगह देने के लिए नहीं है। अगर वक्त सही आया तो उसकी नेचर के हिसाब से वो तुम सबको सीधा निगल भी सकता है, जूजिन ने सिर हिलाकर कहा। जूजिन धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि स्वानलिंग किंग की डिटेल्स उन दोनों की लड़ाई के बाद से और ज्यादा मिस्टीरियस और इल्यूसिव हो गई हैं। शायद, लेकिन हम हजारों सालों से शांत हैं और हमें किंग स्वानलिंग के लिए इस स्वर्ग जैसी जगह की रक्षा करनी चाहिए। जैसे ही आवाज खत्म हुई, हरा गार्डियन का शरीर चांद की रोशनी की तरह चमका और हरा प्रकाश फ्लैश हुआ। तुम पागल हो? ये देखकर जूजिन शॉक हो गया। ये गार्डियन अपने आप को उड़ाना चाहता है? पागल तुम हो। अगर तुम मेरे गार्डेड 3rd फ्लोर से गुजरना चाहते हो, इतना आसान नहीं होगा, हरा गार्डियन ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। साला, ये गार्डियन आखिर कर क्या रहा है? ग्रास, लैंड, एयर, मुझे अपनी ताकत दो। थोड़ी देर बाद हरा गार्डियन योआनलान के होठों के नीचे से हल्की सी फुसफुसाहट निकली, और जैसे ही योआनलान ने बोलना शुरू किया, जूजिन ने देखा कि इस एंडलेस ग्रीन ग्रासलैंड में सैकड़ों हरा लाइट स्पॉट सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ आ रहे हैं जहां योआनलान बंधी थी। नॉट गुड। जब जूजिन को एहसास हुआ, बैटल फॉर्मेशन स्क्रॉल अचानक टूटकर इस स्पेस में बिखर गया। मिसकैलकुलेशन, जूजिन ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने वाकई में 9000 कोर इंस्क्रिप्शंस भेजे थे। ये 9000 कोर इंस्क्रिप्शंस एक 9 स्टार डाउ एम्परर लेवल फॉर्मेशन को ट्रैप करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन हरे गार्डियन को ट्रैप करने के बाद जूजिन ने कुछ नहीं किया और उसे सांस लेने का मौका दे दिया, तभी ये फॉर्मेशन टूट गई। मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो, लेकिन आज मैं युआनलान तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हमला लो, 10,000 फ्लावर्स बैरियल। युआनलान ने बोलते ही अचानक उड़ती हुई रेत और पत्थर चारों तरफ फैल गए और चमकता हरा पावर सीधा एक बड़े हरे फूल में बदल गया। उसमें जानलेवा शक्ति थी और वो गरजता हुआ सीधा जूजिन की तरफ आया। हैं? जूजिन ने सिर हिलाया। क्लियरली उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 8 स्टार डाउ एम्परर से निपटने के लिए उसे अपनी असली ताकत लगानी पड़ेगी।
वैसे भी लोग बूढ़े हो रहे हैं, जूजिन ने धीरे से बोला। फिर उसके शरीर के अंदर से ब्लैक और वाइट लाइफ डेथ पावर धीरे धीरे फैलने लगी। और जैसे ही जूजिन की चमकती लाइफ डेथ पावर निकली, पूरे स्पेस की ज्यादातर पावर तुरंत जम सी गई। यहां तक कि युआनलान का अटैक भी बर्फ के टुकड़े की तरह हवा में अटक गया। फुस। जूजिन ने उंगली बढ़ाकर हल्का सा टैप किया और जम चुकी 10,000 फ्लावर्स थॉर्न बेरियल तुरंत टूटकर बिखर गई। हाफ इंसाइली पावर। इस वक्त युआनलान का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। भागो। सीधा एक ख्याल युआनलान के दिमाग में आया। शराफत से नहीं तो जबरदस्ती, जूजिन ने ठंडी सांस के साथ कहा। फिर चमकती लाइफ डेथ पावर सीधा युआनलान पर लगी और युआनलान बेहोश हो गई। हो गया, चलो अंडरग्राउंड पैलेस का 4th फ्लोर। जूजिन ने युआनलान को 3 बार कंफर्म किया कि वो बेहोश है, तुरंत फेन टियान के पास वापस आ गया। चलते हैं। लेकिन तुम भी कमाल हो, एक 8 स्टार डाओ एम्परर ने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया। फेन टियान हंस पड़ा। वो जूजिन शर्म से लाल हो गया। क्लियरली जो एम्बैरेसिंग सीन अभी हुआ था, फेन टियान ने महसूस कर लिया था। वो कुछ बोलकर बच ही रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लोग भी हंस रहे हैं, तो उसने पीछे वालों को घूरा और सीधा अंडरग्राउंड पैलेस के 4th फ्लोर की तरफ चल दिया। और फेन टियान और उसकी टीम के जाते ही अंडरग्राउंड पैलेस का 3rd फ्लोर फिर से शांत हो गया। लेकिन गार्डियन इस वक्त बेहोश पड़ा था और कोई बदलाव नहीं हुआ।